क्वेश्चन नंबर 26, चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? ए दुलाईवाला, बी पिता, सी आकाशदीप, डी गैंग्रीन। तो चंपा द्वीप आकाशदीप कहानी में आया है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल। दुलाईवाला 1907 में बंग महिला राजेंद्र बाला घोष का है। गैंग्रीन कहानी आगे की तथा पिता कहानी जो है ज्ञान रंजन की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 27, मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? ए चाक, बी झूला नट, सी अलमा कबूतरी और डी इदत्रमम। तो आंसर है चाक। मैत्रेयी पुष्पा के चाक उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। चाक उपन्यास में मैत्रेयी पुष्पा के ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यास हैं झूला नट 1999, अलमा कबूतरी 2000, इदत्रमम 1924 में, कहे इसूरी फाग 2004 में, गुना बेगुना, विजन, त्रियाहट, बेतवा बहती रही, स्मृति दंश, ये सब उसकी रचनाएं हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है? ए द टेबल टॉक, बी लेटर्स, सी लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर और डी एलिजाबेथन एसेज। तो आंसर है ए एंड डी। द टेबल टॉक और एलिजाबेथ एसेज जो है वो कॉलरिज के ग्रंथ नहीं है। एलिजाबेथ एसेज तथा द टेबल टॉक ग्रंथ कॉलरिज के नहीं है, बल्कि एलिजाबेथन एसेज ग्रंथ टी.एस. एलियट का है। अब याद रखने वाली बात है, एलिजाबेथन एसेज ग्रंथ जो है वो टी.एस. एलियट का है और द टेबल टॉक विलियम हैजलिट का ग्रंथ है। कॉलरिज द्वारा रचित ग्रंथ लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट, कन्फेशन ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट, द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन। तो ये सारे उसके ग्रंथ हैं। 29, असाध्य वीणा आगे ने किस कविता संग्रह में है? असाध्य वीणा आगे की किस कविता संग्रह के अंदर है? ए बावरा अहेरी, बी इंद्रधनु रौंदे हुए, सी अरि ओ करुणा प्रभा में, डी आंगन के पार द्वार। तो असाध्य वीणा अगय के आंगन के पार द्वार में संकलित है, जो 1960 ईस्वी में आया है। अगय की अन्य कविताएं हैं बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरि ओ करुणा भर प्रभा में 1959। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, अखिया हरि दर्शन की भूखी, बारक व मुख फेरी, देखिया दुई पपिवती पतुकी। उक्त पद में पतुकी का अर्थ क्या है? बारक वह मुख फेरी दिखायो, दूही पह पीवत पतुकी। ए साग सब्जी, बी पेय पदार्थ, सी पकवान और डी पत्ते का दोना। तो सही आंसर है पत्ते का दोना। पतुकी का मतलब पत्ते का दोना। अखिया हरि दर्शन की भूखी, बारक व मुखी फेरियो दिखाए, दूही पह पीवत पतुकी। उक्त पद में पतुकी का अर्थ है पत्ते का दोना, जो सूरदास जी के पद से लिया गया है। सूरदास जी के पद से लिया गया है। सूरदास की रचनाएं सूर सागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। अब क्वेश्चन नंबर 31, दो कथन दिए हैं, एक फैक्ट है, दूसरा उसका रीजन है। अभिकथन कहता है कि मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रथम कारण श्रम को मानता है। पहला कारण क्या है? मार्क्सवाद जो है साहित्य सृजन का प्रथम कारण श्रम को मानता है। इसका रीजन क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। तो इसका आंसर है सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है। तो अभिकथन मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है, ये सही है। इसका कारण क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है, गलत है। तो अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें दो सूची दे रखी है, एक जगह रचनाएं हैं, दूसरी तरफ राइटर्स हैं। तो कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, आत्मा की आंखें, चुका भी हूँ नहीं मैं, कुकुरमुत्ता। दूसरे राइटर रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शमशेर बहादुर सिंह और रघुवीर सहाय। तो इसका आंसर सबसे पहले है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ जो है वो रघुवीर सहाय का है। तो ए का 4। ठीक है। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर का है। चुका भी हूँ नहीं मैं जो है शमशेर बहादुर सिंह का है। और कुकुरमुत्ता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 में आया, आत्मा की आंखें 1964 में, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975 में, कुकुरमुत्ता 1942 में। तो उसका सही आंसर है ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर 33, कबीर कुत्ता राम मुतिया मेरा नाव,
गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? ए आत्मसमर्पण, बी मान, सी दीनता, डी कुंठा। अब इस लाइन का मतलब पढ़ो। गले राम की जेवड़ी जित खींचे जितते जाऊं, मतलब जहां वो खींचेगी वहां जाऊंगा, मतलब उसने आत्मसमर्पण कर दिया, राम जहां ले जाएंगे वहां जाएगा, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो उसका सही आंसर है ए आत्मसमर्पण। मतलब से हम पता लगा सकते हैं उपयुक्त दोहे में आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर द्वारा रचित है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। कबीर का मतलब होता है महान या श्रेष्ठ, इसीलिए उनको कबीर का नाम दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? कितना कृष्णा सोबती के उपन्यास दे रखे हैं? पहला है समय सरगम, मित्रों मरजानी, ए लड़की, सूरजमुखी अंधेरे में। तो सही सीक्वेंस इसका क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले आता है मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, ए लड़की 1991 और समय सरगम 2000। 1980 ईस्वी में इन्हें प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब कृष्णा सोबती को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, किसके लिए? जिंदगी नामा के लिए। जिंदगी नामा जो कि 1979 ईस्वी में आई थी और उसके लिए पुरस्कार मिला था 1980 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कृष्णा सोबती को। क्वेश्चन नंबर 35, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। तो अभिकथन ए कहता है कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। तो कल्पना के बिना काव्य नहीं होता, अनिवार्य साधन है। ठीक है, क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। तो इसका सही आंसर है सी, ए सही है लेकिन रीजन गलत है। ठीक है, तो ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अभिकथन ए कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, ये सही है। कारण आर क्योंकि रस माधुर्य, इसका कारण क्या हो सकता है? रस माधुर्य लालित्य आदि सभी भाव कल्पना से जुड़े हैं। ठीक है, अतः अभिकथन ए सही है लेकिन आर कारण जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापना है? अब रामचंद्र शुक्ल महादेवी वर्मा के बारे में क्या कहते हैं? पहला, महादेवी के गीतों का मूल आधार मिलन सुख है। सेकंड, छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत है। थर्ड, महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना नहीं है। तो उसका सही आंसर है सेकंड और थर्ड। कल्पना भी है, मतलब उसमें वास्तविक अनुभूतियां तो है लेकिन कल्पना भी है, तो सेकंड और थर्ड सही है इसके बारे में। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत आती है और महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। तो छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही है। उस अज्ञात प्रीतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिसके अनेक प्रकार की भावनाएं कूट कूट कर झलक मारती है। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती है। इनके गीतों में अनूठी व्यंजना है। अतः महादेवी वर्मा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कथन 2 और 3 दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 37, लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? ए पुरस्कार, बी कोसी का घटवार, सी पिता और डी परिंदे। लक्ष्मा जो है कोसी का घटवार कहानी का पात्र है। कोसी का घटवार कहानी संग्रह शेखर जोशी द्वारा रचित है। अन्य प्रसिद्ध कहानी और कहानीकार एवं उनके पात्र। अब पुरस्कार कहानी, इसके कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद और उसके पात्र है अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश, सेनापति। दूसरी कहानी परिंदे, इसके लेखक निर्मल वर्मा है। इसके प्रमुख पात्र जो हैं वो लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन और गिरीश है। ठाकुर का कुआं, इसके रचयिता प्रेमचंद हैं और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो है जोखू जंगीर ठाकुर। उसने कहा था, इसके रचयिता गुलेरी हैं और करेक्टर है लहना सिंह, सूबेदारनी, बोधा, बजीरा सिंह। पिता ज्ञान रंजन ने लिखा है और इसमें जो करेक्टर है मेन पिता और पुत्र ही है। क्वेश्चन नंबर 38, जिंदगी नामा उपन्यास में क्या लिखा है? 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। सेकेंड, महानगरवासी उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। तीसरा, परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। फोर्थ, विवाहेतर संतान और उनकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। तो सही आंसर है ए, फर्स्ट एंड थर्ड। जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसान ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है
तथा परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। ये दो कारण कथ्य सही हैं। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक बड़ा उपन्यास है, इसी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में, यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, इतिहास की बात जाननी हो, वहाँ की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो तो जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जिंदगी नामा में ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में जाना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। 1. तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या। B. समकालीन राजनीतिक परिदृश्य। C. राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता। और D. दाम्पत्य संबंध का विघटन। तो इसका सही आंसर है C, फर्स्ट एंड फोर्थ। इसमें आपका बंटी अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। इस उपन्यास में आज के मध्यवर्गीय समाज में तलाक की समस्या एवं दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों में बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है। मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज के बल पर अक्षय ख्याति अर्जित किया, मतलब बहुत नाम कमाया है महाभोज के लिए। यह एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। इसका परिवेश व्यक्तिक और पारिवारिक ना होकर सामाजिक है। अतः आपका बंटी उपन्यास का कथ्य विकल्प 1 और 4 सही है, यानी कि तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या और दाम्पत्य संबंध का विघटन, तो ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 40, अब यहाँ एक सेंटेंस दे रखा, साथ में उसके करेक्टर रहेगा, किस करेक्टर का सेंटेंस हो सकता है। ऑप्शन ए, चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं। 1 रामनगर वाली, दूसरी नेवेदा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। बी, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। सी, सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन के सबसे पहले आई, तुम सबसे ताजी स्मृति हो। डी, समूचा आर्यवर्त रक्त कर्दम से पिछिल होने जा रहा है। तो इसमें एक ही सेंटेंस जो आसानी से पता लगाया जा सकता है वो ये है बी, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। ये कथन होरी का हो सकता है, ठीक है, गब क्योंकि ये उससे लिया गया है, गोदान से लिया गया है, ठीक है, होरी ने ये बात कही थी, यानी कि बी का फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट किसके अंदर है, ए के अंदर, उसका सही आंसर है ए, ठीक है। तो चुनाव जीतने वाली ये जो है ये ए, इसमें ए में 2, यानी कि चुनाव जीतने की 3 तरकीबें, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवदा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली, ये रुपन बाबू ने। बी, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, ये होरी ने कहा था, ये गोदान से है, ठीक है। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो, ये कहा शेखर ने, ठीक है। समूचा आर्यवर्त रक्त कर्दम से पिछलित होने जा रहा है, ये लौरिक देव ने कहा, ठीक है। तो इसका आंसर सही है ए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है। अब इनमें से कौन सा गांव गोदान का है। गंगौली, सेमरी, बिलारी, मेरीगंज। तो इसमें सही आंसर है डी, यानी कि सेकंड और थर्ड। सेमरी और बेलारी ये दोनों गांव गोदान उपन्यास में है। गोदान उपन्यास में सेमरी और बेलारी गांव को केंद्र में रखकर कथा वर्णित की गई है, जबकि आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन किया गया है। मतलब गंगोली गांव जो है वो आधा गांव उपन्यास से है, ठीक है। तथा मैला आंचल उपन्यास में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मोरीगंज की कथा को केंद्र बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की और दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीति काल से भी कुछ बड़ी चढ़ी है, यह कथन किसका है। ए, नंद किशोर नवल, बी, बाबू गुलाब राय, सी, मुक्ति बोध और डी, मलियज। तो सही आंसर है बाबू गुलाब राय। हिंदी निबंध साहित्य की वर्तमान स्थिति को लक्ष्य करते हुए बाबू गुलाब राय ने उपयुक्त कथन को कहा है, जबकि नंद किशोर नवल मुक्ति बोध मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है तथा मलियज मूलतः कवि है। इनके आलोचनात्मक निबंधों के 2 संग्रह कविता के साक्षात्कार 1979 और संवाद और एकालाप 1984 में प्रकाशित है। क्वेश्चन नंबर 43, कर रही लीला में आनंद महाचित्ती सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मिलन अभिराम इसी में शब्द होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचित्ती कहा जाता है। महाचित्ती कौन सी कहा जाता है। एक, इच्छा ज्ञान स्मृति, बी, कामना ज्ञान स्मृति, सी, इच्छा ज्ञान और क्रिया और डी, इच्छा भ्रांति और क्रिया। तो आंसर है सी, इच्छा ज्ञान और क्रिया। इच्छा ज्ञान और क्रिया शिव की 3 शक्तियों को महाचित्ती
कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ए अग्नि, मतलब जिसका कोई और मतलब नहीं हो सकता। ए अग्नि, बी भ्राता, सी आज्ञा। अग्नि को आग कह सकते हैं, भ्राता भाई होता है, आज्ञा का मतलब आदेश होता है। तो किसान, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? किसान शब्द जो है तत्सम नहीं है। तो किसान शब्द तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप जो है कृषक होगा। मतलब ये हिंदी का वर्ड है, ये सारे संस्कृत के हैं। अग्नि तत्सम और तद्भव में समझ लो, तत्सम का मतलब जो है वो संस्कृत से रिलेटेड है और तद्भव जो है हिंदी से रिलेटेड है। तो अग्नि को आग कहते हैं, तो अग्नि तत्सम हो गया, आग हिंदी हो गया। भ्राता संस्कृत से रिलेटेड है, भ्राता तत्सम हो गया। आज्ञा ये भी संस्कृत से रिलेटेड है, ठीक है, हिंदी में तो आदेश बोलते हैं। तो किसान का कृषक होता है, अगर कृषक लिखा होता तो वो तत्सम होता, किसान लिखा है तो वो तद्भव है। तो ये तत्सम शब्द नहीं, किसान तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप जो है कृषक होगा, जबकि अग्नि, भ्राता और आज्ञा तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें दो सूची दे रखी है, एक तरफ नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके उपन्यास दे रखे हैं, ठीक है, मतलब वो नाम का मतलब उसमें करेक्टर्स हैं ये, ठीक है। लाला मदन मोहन, राम किशन बाबू, मंगल, जुबेर। उपन्यास दे रखे हैं मैला आंचल, गोदान, झूठा सच और परीक्षा गुरु। अब गोदान में कौन हो सकता है? मंगल, सी में 2, तो ऑप्शन सी है, सी में 2 ऑप्शन सी है, ठीक है। तो यानी कि लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु का है, राम किशन बाबू मैला आंचल से है, मंगल जो है गोदान से है और जुबेर जो है झूठा सच से है, ठीक है। तो मतलब अगर तुमने कुछ उपन्यास पढ़ भी रखे, जैसे मान लो तुमने मैला आंचल पढ़ लिया, गोदान पढ़ लिया, तुम्हें उसके कैरेक्टर्स के नाम तो पता होंगे, तो वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे को गोदान का पता है तो मैंने गोदान से अंदाजा लगाया, मंगल गोदान में था, तो मंगल जो है सी है और गोदान 2 है, तो सी में 2, तो सी में 2 कौन सा ऑप्शन में? सी में है, तो आंसर सी होगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से अंदाजा लगाना, तो सारी चीजें नहीं पता हो तो भी हम अंदाजा लगा के उसका आंसर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? ए नामवर सिंह, बी रामविलास शर्मा, सी रमेश कुंतल मेघ और डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है, उपयुक्त कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। अंधेरे में एक लंबी कविता है, विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है, जो इस प्रकार है। रामविलास शर्मा ने इसे अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने अंधेरे में लंबे खंडों में कवि की समस्या है, समाज में उत्थान उपतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का विज्ञान, रचना के बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। इंद्रनाथ मदान ने इसे आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा है। तो सबने अलग अलग कहा है, तो सही आंसर तो इसका नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? सरनेम हितैषी किसका नाम है? ए तुलसीराम शर्मा, तो शर्मा तो लगी गया इसके आगे, गोपाल शरण सिंह, अनुरूप शर्मा और डी जगदम्बा प्रसाद हितैषी, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, ठीक है। तो ऑप्शन है डी जगदम्बा प्रसाद मिश्र, जन्म 1895 ईस्वी में, निधन इनका हुआ था 1957 ईस्वी में। इनका जन्म मुरादाबाद में हुआ, मुरादाबाद के उन्नाव में, ठीक है। इनका उपमान हितैषी था। इनकी प्रमुख रचनाएं मातृगीता, कलोलिनी, वैकाली और दर्शना है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार पदम सिंह शर्मा, सेकंड काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र और राधाचरण गोस्वामी। तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार काशीनाथ खत्री एवं राधाचरण गोस्वामी हैं। भारतेंदु युग के अन्य निबंधकार और हैं, जैसे नाम दे रखा बद्री नारायण चौधरी, इनको प्रेमघन कहते हैं, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, जबकि हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा हैं। इनकी प्रमुख रचना पदम पराग सन 1929 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? ए आधार और अधिरचना, बी वर्ग संघर्ष, सी प्रतिनिधि पात्र और डी यांत्रिक भौतिकवाद। तो सही आंसर है यांत्रिक भौतिकवाद। यांत्रिक भौतिकवाद तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है, जबकि आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष और प्रतिनिधि पात्र मार्क्सवादी चिंतन के तत्व हैं। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50,
तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? उत्तरकांड में उन्होंने किस बारे में लिखा है? पहला है ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। सेकंड, कलयुग में असंतों की संगीत लाभदायक होगी। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। ये तो बात सही नहीं हो सकती। थर्ड वाली, कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होकर माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। तो फोर्थ सही हो सकता है। तो इसमें सेकंड और थर्ड नहीं हो सकता। कलयुग में असंतों की संगीत लाभदायक होगी, गलत। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे, गलत। तो फर्स्ट और फोर ही सही है इसमें, ठीक है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। और फोर्थ, कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होकर माता पिता और गुरु का अनादर करेंगे। ये बात सही है। तो सही आंसर है डी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है तथा कलयुग में लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर माता पिता और गुरु का अनादर करेंगे। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। अतः कथन 1 और 4 दोनों सही है। रामचरितमानस को मानव समाज का दर्पण कहा गया है। इसमें कुल 7 कांड है। रामायण में 7 कांड है, ठीक है। पहला आता है बाल कांड, जिनमें उनके बचपन के बारे में बताया गया है। दूसरा अयोध्या कांड आता है, जहाँ पर उनको वनवास मिलता है, दशरथ की मृत्यु होती है। तीसरा अरण्य कांड कहा गया है, जहाँ वो जंगल में अलग अलग ऋषियों के दर्शन करते हैं। चौथा किष्किंधा कांड कहा गया है, जहाँ पर बाली का वध होता है, राम ढूंढते हुए बाली के पास पहुंचते हैं। 5वां सुंदर कांड है, जहाँ पर हनुमान लंका पहुंचते हैं। 6ठा है लंका कांड, जहाँ पर रावण का वध होता है। और 7वां है उत्तर कांड, जहाँ पर राम का राज्य अभिषेक और सीता का वनगमन वगैरह सारी चीजें आती। तो टोटल 7 कांड है।